गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रज्ञा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से संबंधित पद परिचय का अध्ययन किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्रिया से संबंधित पद परिचय। तो जब आप क्रिया से संबंधित पद परिचय करोगे तो 5 बिंदुओं की आपको जानकारी देनी होती है। ठीक है, तो देखिए 5 बिंदु कौन कौन से हैं। तो क्रिया से संबंधित पद परिचय। ठीक है, क्रिया से संबंधित पद परिचय। तो जो बिंदु हम देते हैं जानकारी देंगी वो बिंदु इस प्रकार के है। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे भैया, क्रिया के भेद अर्थात प्रकार। सबसे पहला काम है आपका प्रकार। ठीक है, उसके बाद आपको जानकारी देनी होती है लिंग की, और उसके बाद आप जानकारी देते हो वचन की। ये 3 जो बिंदु है ये तो आपके क्या है समान चले आ रहे हैं। आपको संज्ञा में भी आपने 3 बिंदु दिए, सर्वनाम में भी आपने 3 बिंदुओं पर परिचय किया, विशेषण में भी आपने 3 बिंदुओं को परिचय किया, और आप क्रिया में भी 3 बिंदुओं को परिचय कर। कारण क्योंकि ये जो पद होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे के सारे विकारी पद है और विकारी पदों पर लिंग वचन का प्रभाव होता है। इसलिए प्रकार, लिंग और वचन ये तीनों का आपके क्या चले चारों में ही कॉमन। उसके बाद अब यहाँ क्रिया का जो 5वां भेद है उस 5वें चौथे बिंदु में चौथा जो बिंदु दोगे आप, उस चौथे बिंदु में आप किसकी जानकारी दोगे, यहाँ लिखोगे आप किसकी, काल की। हमें क्रिया को क्या बताना होगा, काल बताना होता है। ठीक है, और उसके बाद जो अपन जानकारी देंगे वो देंगे बिंदु नंबर 5 में वाच्य की। इस तरह जब हम क्रिया से संबंधित पद परिचय करेंगे तो हमें 5 बिंदुओं की जानकारी यहाँ देनी होती है। सबसे पहला प्रकार, फिर लिंग, फिर वचन, फिर काल और उसके बाद वाच्य। क्लियर? ठीक है, तो क्रिया शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है भैया, करना। क्या होता है, करना या होना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है क्रिया का, करना या होना। परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। ये यूं कह दो, शब्द के जिस रूप से किसी काम का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहलाता है। जैसे आपने लिखा था खेलना, खाना, पढ़ना, उठना, बैठना आदि। तो खेलना, खाना, पढ़ना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, उछलना, कूदना, फुदकना आदि शब्द आपके इसमें आ गए भैया क्रिया में। या आप यूं कह सकते हो कि हमारी हिंदी भाषा में जिस शब्द के अंत में क्या आए, ना आए, वो 99% क्या होता है, क्रिया होता है। या आप दूसरे शब्दों में से भी कह सकते हो कि क्रियापद के अंत में हमेशा किसका प्रयोग होता है, ना का प्रयोग होता है। और क्रिया का एक मूल रूप भी होता है बेटा, वो मूल रूप आपका क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु। तो अपन ये कह सकते हैं क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है, अर्थात जब मूल शब्द, क्रिया का जो मूल शब्द है उसमें से आप क्या हटाओगे, ना हटा दोगे, तो जो कुछ भी आपके सामने बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। जैसे आपने लिखा था पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पढ़ना में से आपको क्या हटाना है, ना हटाना है। तो हमारी हिंदी में ये जो पढ़ है ये आपका क्या है, ये आपकी धातु है। आपने क्रिया लिखा था लिखना, ये क्रिया का मूल शब्द है।
अब लिखना में क्या आपने क्या हटा दिया ना, आपके पास बचा क्या लिख। तो ये जो लिख है ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, धातु कहलाएगा। तो क्रिया का मूल रूप जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, धातु कहलाता है। और धातु के बाद आप क्या जोड़ सकते हो, ना जोड़ करके क्रिया का मूल शब्द बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्रिया की परिभाषा हुई, ये हुई क्रिया की धातु। अब आता है आपका नंबर आता है क्रिया के भेद की। जो क्रिया होती है ये कितने प्रकार की होती है। वैसे तो क्रिया के 3 आधारों पर भेद माने गए हैं। तो देखिए क्रिया के 3 आधारों पर कौन कौन से भेद है, हम उनका अध्ययन करते हैं। क्रिया के भेद नंबर 1, कर्म के आधार पर। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। नंबर 2, रचना के आधार पर। और नंबर 3, काल के आधार पर। ये जो क्रम हमने लिखा है ये महत्वपूर्णता के आधार पर है, इंपोर्टेंसी के आधार पर है। कर्म के आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पूछा जाता तो आप सीधे सिंपल के आधार पर बता दें, कर्म के आधार पर बता करके आप अपना पद परीक्षा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 जो महत्व की बात करें तो नंबर 2 पर जो महत्वपूर्ण है वो है आपकी रचना के आधार पर। और नंबर 3 से आता है आपके काल के आधार पर। आप चाहें तो कर्म और रचना दोनों के आधार पर लिख सकते हो पद परिचय में, काल के आधार पर भी लिख सकते हो, लेकिन काल के आधार पर लिखने की हमें आवश्यकता यूं नहीं होती है, क्योंकि हम जब बिंदु नंबर 4 लिखते हैं तो बिंदु नंबर 4 में हम पर्टिकुलर किसकी जानकारी देते हैं, काल की देते हैं। इस कारण से काल के आधार पर कम महत्वपूर्ण है, कर्म और रचना के आधार पर हमें उसकी जानकारी देनी होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होता है, 2। नंबर 1, सकर्मक क्रिया। और नंबर 2, अकर्मक क्रिया। ठीक, अब यहाँ सकर्मक और अकर्मक, इससे पहले छोटी सी बात और जो ध्यान में रखनी है वो आपको ये है कर्म। ये जो कर्म है कर्म के आधार पर, तो कर्म से बात करें क्या। वैसे अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो कर्म का शाब्दिक अर्थ तो काम होता है, लेकिन यह काम अर्थ नहीं। जहाँ कर्म का अर्थ लेंगे अपन कर्म या कारक, तो किसके आधार पर, कर्म कारक के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2। सकर्म का अर्थ होता है सहित या साथ। किसके सहित, किसके साथ, कर्म के। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया कर्म के सहित या कर्म के साथ प्रयुक्त होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। क्लियर, अर्थात जिस वाक्य में क्रिया किसके साथ है, आपके कर्म के साथ, वो क्या कहलाएगी, सकर्म। और एक अर्थ होता है नहीं, रहित, बिना। तो जिस वाक्य में क्रिया कर्म के नहीं, कर्म के रहित और कर्म के बिना आती, अर्थात जिस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग नहीं होता है उस वाक्य की क्रिया आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। या दूसरे शब्दों में आप परिभाषा के तौर पर अगर लिखना चाहे या कहना चाहे तो आप सकर्मक की परिभाषा में क्या लिखोगे, सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के भाव को समझने के लिए, जिस क्रिया के भाव को समझने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अर्थात जिस क्रिया के भाव को समझने के लिए किसकी आवश्यकता हो, कर्म की। या दूसरे शब्दों में अपने जिस वाक्य में क्रिया के पहले कर्म कारक का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं।
जैसे आपने वाक्य लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे आप देखो क्रिया बनती है पढ़ता है, ठीक है। अब पढ़ता है तो पहले आपको ये देखना है कर्म कारक का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, और कर्म कारक की पहचान के लिए आप क्या लगा सकते हो, क्या या किसको। क्रिया के पहले जो शब्द आया उस शब्द के स्थान पर हमें क्या है, किसको लगाना है। अब यहाँ भी इन दोनों में से कौन सा लगाना है, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। यदि वाक्य में चिन्ह आया को, तब तो आप क्या लगाओगे, किस। यदि चिन्ह नहीं आया है तो आप उस शब्द के स्थान पर क्या लगाओगे, क्या। राम क्या पढ़ता है, आपको उत्तर मिला पुस्तक, अर्थात ये जो पढ़ता है क्रिया ये कौन सी हो गई आपकी, सकारात्मक क्रिया। ठीक, किससे पता किया, क्या है किसको। तो क्या है किसको को लगाने पर यदि हमें उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया हो गई आपकी सकारात्मक, और यदि हमें क्या है किसको लगाने से उत्तर नहीं मिला तो क्रिया हो जाएगी आपकी आकारात्मक। अब ये जो सकारात्मक क्रिया है, इस सकारात्मक क्रिया के बेटा दो भेद होते हैं। हालांकि हमें भेदों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, पद परिचय करना है, और पद परिचय में हमें सिर्फ क्रिया के बारे में ये बताना है कि ये क्रिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी 10th क्लास के आधार से, 10th क्लास की मुक्ता से हमें क्रिया, सकारात्मक क्रिया के जो भेद होते हैं उनकी भी थोड़ी सी जानकारी लेना आवश्यक है। नंबर 1 होती है आपकी एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, ठीक है। एक कर्म, नाम से पता चला, एक कर्म मतलब एक कर्म वाली क्रिया, अर्थात जिस क्रिया के भाव को समझने के लिए, जिस क्रिया के भाव को समझने के लिए एक कर्म की आवश्यकता होती है। जिस क्रिया के भाव को समझने के लिए सिर्फ एक कर्म की आवश्यकता होती है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने गीत गाया, राधा ने गीत गाया। यहां पर आप देखेंगे अपन तो गाया, क्या गाया, गीत, अर्थात गीत क्या है, कर्म। तो इस गाया क्रिया के भाव को समझने के लिए कितने कर्मों की आवश्यकता पड़ी, मात्र एक कर्म की, इसलिए यहाँ पर ये जो एक कर्म क्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से सकारात्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो। नंबर 1 एक कर्मक, और नंबर 2 जो होता है वो होता है आपका विकर्मक, या हिंदी में बहुकर्मक। अब यहाँ बहुकर्मक मैंने क्यों लिखा, द्विघात होता है दो, कर्म कितने आते हैं दो, लेकिन द्विघात होता है, द्वि अर्थात दो संख्याओं को बताने वाला, और दो संख्याओं को बताने वाले को संस्कृत में द्विवचन कहते हैं, जबकि हमारी हिंदी में द्विवचन का कोई प्रयोग नहीं होता। हमारी हिंदी में होता है एक वचन या बहुवचन। तो एक से अधिक जो भी होते हैं उन्हें हम क्या मानते हैं, बहु मानते हैं। इस कारण से हमने यहाँ द्विकर्म क्रिया के साथ साथ एक दूसरा शब्द का प्रयोग किया, बहुकर्म। तो बहुकर्मक क्रिया अर्थात जिस क्रिया के भाव को समझने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता होती है। द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो जिस
क्रिया के भाग को समझने के लिए, जिस सकर्मक क्रिया के भाग को समझने के लिए कितने कर्मों की आवश्यकता हो, 2 कर्मों की आवश्यकता होती है, उसे अपन द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे राम ने सुरेश को गाड़ी बेच दी। राम ने सुरेश को गाड़ी बेच दी, तो यहाँ पे अपन ने कहा क्या बेच दी, तो उत्तर मिला आपको गाड़ी। किसको बेची, तो आपको उत्तर मिला भैया सुरेश। ठीक है, कितने कर्म हो गए, 2। कर्म नंबर 1, कर्म नंबर 2। क्रिया के जस्ट पहले जो भी आता है वो कहलाता है आपका मुख्य कर्म। ये क्या है, आपका मुख्य कर्म है। और ये कौन सा कर्म है, आपका गौण कर्म। मुख्य कर्म हमेशा क्या होता है, आपका निर्जीव होता है, और गौण कर्म हमेशा आपका क्या होता है, सजीव होता है। ठीक, मुख्य कर्म गाड़ी, गौण कर्म सुरेश, क्या होता है, सजीव। ठीक है, तो क्या बेची, गाड़ी। कर्म नंबर 1 किसको बेची, सुरेश को। कर्म नंबर 2। तो इस तरह से क्या होती है, क्रियाएं एक कर्मक और द्विकर्मक होती है। तो बेचनी जो क्रिया है आपकी कौन सी हो गई भैया, द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे हमें कितने कर्म की आवश्यकता पड़ी, 2 कर्मों की आवश्यकता पड़ी, इसलिए अपन ने क्या कहा, द्विकर्मक क्रिया। अब आती है आपकी क्रिया नंबर 2, कौन सी है, अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया नंबर 2 भैया आपको बेटा अकर्मक। ठीक है, ए मानी नहीं, रहित या बिना, अर्थात जिस क्रिया के भाव को समझने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिस क्रिया के भाव को समझने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पे जो क्रिया है उड़ते हैं, इस क्रिया के भाव को समझने के लिए हमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम क्रिया के जस्ट पहले जो शब्द है उसके स्थान पर क्या लगाते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, तो उत्तर आपको आकाश नहीं मिल रहा है। किसको उड़ते तो भी आपको उत्तर आकाश नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो क्रिया है उड़ते, ये कौन सी क्रिया हो गई आपकी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, बालक नदी में तैरता है, तो यहाँ पे जो तैरना क्रिया ये भी कौन सी आपकी अकर्मक क्रिया। क्लियर, जैसे सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, ऐसे कुछ विद्वानों ने अकर्मक क्रिया के कितने भेद माने भैया, 2, पूर्ण कर्मक और अपूर्ण कर्मक। पूर्ण कर्मक में तो ये क्रियाएं आ गई आपकी जो पूरी तरह का होती है, अकर्मक की होती है, अर्थात जिसके साथ में किसी भी प्रकार से कर्म का प्रयोग नहीं होता, वो पूर्ण कर्मक। और अपूर्ण कर्मक वे क्रियाएं मानी गई जिनके साथ कर्म का प्रयोग भी हो जाता है। जैसे अपन ने जब शुरुआत में कहा कि भाई कर्म के साथ आने वाली क्रिया सकर्मक और बिना कर्म से आने वाली क्रिया अकर्मक। तो बिना कर्म से जो आने वाली क्रिया होती है उसमें ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म का प्रयोग भी हो जाता है और कर्म का प्रयोग भी नहीं होता है, उनको अपन क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। जैसे आपने लिखा था राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पुस्तक क्या है आपका, कर्म है। तो ये जो क्रिया है ये क्या है आपकी, ये हो गई आपकी पूरी तरह क्या हो गई,
सकर्मक क्रिया, ठीक है। अगर यहाँ से आप उस तक को हटा देते, आप कहते हो राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब यहाँ राम पढ़ता है, तो ये जो पढ़ता है क्रिया, इसके पहले क्या नहीं आया, कर्म का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये जो पढ़ता है क्रिया है, अब ये बिना कर्म के आने के कारण क्या मानी जाएगी भैया, अकर्मक। और अकर्मक में भी कौन सी कहेंगे अपन इसे, अपूर्ण कर्म। क्यों कही अपन ने अपूर्ण, क्योंकि यहाँ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए तो क्या बनी है, अकर्मक। लेकिन अपूर्ण क्यों भाई, क्योंकि ये अधूरी है, इसके साथ कर्म का प्रयोग भी होता है, जैसे अपन ने ऊपर था, जैसे ही कर्म का हमने प्रयोग किया, क्रिया आपकी क्या कहलाई, सकर्मक। और कर्म का प्रयोग नहीं किया तो ये कहलाई आपकी अपूर्ण अकर्मक। क्लियर। इस तरह कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। और हमें सिर्फ परिचय करना है, इसलिए हमें सिर्फ नाम देना है खाली, और कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ पहचानना है, क्या है किसको क्या आप पहचान करोगे, क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। यदि सकर्मक है तो अपन सकर्मक क्रिया लिख देंगे, यदि अकर्मक है तो अपन अकर्मक क्रिया लिख देंगे। ठीक। नेक्स्ट अगली जो हमारी वीडियो आएगी, उस अगली वीडियो में हम क्रिया जो पढ़ेंगे वो रचना के आधार पर पढ़ेंगे। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, इनको हम नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।